हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 के साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। इससे पहले हमने आपके लिए 11 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो प्रैक्टिस सेट 11 है उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है और इस प्रैक्टिस सेट्स में भी आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे। आने वाले 2-3 और प्रैक्टिस सेट्स होंगे, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा और उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड एप्लीकेशन इस नाम से आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसमें कि आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और आपके उससे रिलेटेड थ्योरी भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस बैचेज में इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बताया है और आपको थ्योरी भी दिया है। तो आपको बता दें कि आप प्रीवियस बैचेज के सारे वीडियोस को देखिएगा क्योंकि वो सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। और बच्चे, आपका जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है उसको भूलना नहीं है कि प्रीवियस बैचेज से हमारे 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, तो इस बार हमारा टारगेट है, आपको हम हमेशा बोल रहे हैं कि इस बार हमारा टारगेट है कि 200+ बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो पाएँ और ये तभी पॉसिबल है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिएगा। अभी भी बच्चे का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बच्चे कम ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो जितना ज़्यादा बच्चे रिस्पॉन्स देंगे उतना जल्दी सिलेबस का रफ्तार पकड़ेगा, नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, सिलेबस डिले हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ लेक्चर्स को, अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रेट को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का रेट यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और उसका रेट यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, और क्यू अपॉन टी को हम जानते हैं आई के नाम से। क्यू अपॉन टी को हम किसके नाम से जानते हैं? आई के नाम से जानते हैं। तो ये आई क्या होता है? ये आई होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए फिजिक्स जो होता है और केमिस्ट्री जो होता है, इसमें लगभग चीज़ जो होते हैं वो आपके रटने वाले नहीं होते हैं। हालांकि जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको रटना पड़ता है, क्योंकि उसके रीजन्स आपको हर एक क्वेश्चंस का रीजन बताना पॉसिबल है भी नहीं और हर एक क्वेश्चंस का रीजन आपको दिया नहीं जा सकता। ठीक है, उतना आपको जानना भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो वैसे रीजन्स हम आपको देते चलेंगे जो कि आपको याद करने में आपको हेल्प करेगा और आपको आसानी प्रदान करेगा। ठीक है, आसानी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ईजी लगेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये एसर्शन और रीजन्स आपके एग्जामिनेशन में एसर्शन रीजन करके नहीं आएगा जल्दी, लेकिन यहाँ पे जो आपको थ्योरी दिया जा रहा है एसर्शन रीजन के अकॉर्डिंग, वो आपको सीखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टर्स अलाउ द करेंट टू फ्लो थ्रू देमसेल्फ। कंडक्टर जो होता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन करंट को पास करने देता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कंडक्टर्स अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देमसेल्फ। ठीक है, खुद के अंदर से पास करने देता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए भी हम हिंदी बोलते चल रहे हैं, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से सीखते चलना है। रीजन है दे हैव फ्री चार्ज कैरियर। क्यों कंडक्टर फ्लो करता है, इसका रीजन बताया जा रहा है कि उनके पास फ्री चार्ज कैरियर होता है, यानी उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी कारण से उसको कहते हैं कि फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण से वो क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, यानी करंट को फ्लो करवाते हैं खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे बात सही कही गई है कि कंडक्टर जो होता है वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है, क्योंकि उनके पास फ्री चार्ज कैरियर होते हैं और कहे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी एसर्शन ए से डिनोट किया जाता है और रीजन को आर से डिनोट किया था, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो होता है यानी रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपका एसर्शन ए का। आप अगर एनडीए का बात कीजिएगा, एनडीए का, तो एनडीए में एसर्शन रीजन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। कहा जा रहा है कि देयर आर वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, किसी वायर है, उसका लेंथ कितना दिया गया है? वायर का लेंथ एल दिया गया है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया गया? ए दिया गया है। तो कहा जा रहा है विच ऑफ द गिवन हैज लिस्ट रेसिस्टेंस, यानी इनमें से किसका सबसे कम रेसिस्टेंस होगा? इनमें से किसका सबसे कम रेसिस्टेंस होगा? ठीक है, तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो तो सभी के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक
ठीक है। रो सभी के लिए कांस्टेंट होगा, चेंज होगा लेंथ और एरिया। क्यों रो सभी के लिए कांस्टेंट होगा? क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया था कि रो जो रेसिस्टिविटी कहते हैं, और रेसिस्टिविटी जो होता है ये मटेरियल्स पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो आर सभी के लिए कांस्टेंट है रो उसमें। तो रो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो लेंथ को डबल कर दिया जाए यानी 2L कर दिया जाए, और एरिया को क्या किया जाए, हाफ कर दिया जाए यानी A/2 कर दिया जाए। तो इसका आंसर कितना आएगा? ये हम ऑप्शन ए के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आपका ऊपर से आ जाएगा 2, तो 4 टाइम्स ऑफ पहले वाला आर डैश कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ पहले वाला आर की तरह। ठीक है, कैसे? ये जो आर की जगह पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, रो हो जाएगा, और आपका हो जाएगा L/A। तो रो L/A क्या है? आपका पहले की तरह आर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन है लीस्ट रेसिस्टेंस, सबसे कम रेसिस्टेंस वाला बताना है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। बी में है आर डैश इक्वल टू रो, और लेंथ ट्रिपल कर दिया जाएगा है 3 × L, और एरिया क्या कर दिया है? डबल कर दिया जा रहा है, तो 3 × A, ये क्या हो गया? 3/2 और आर। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी का। सी में लेंथ को हाफ कर दिया जा रहा है, तो आर डैश इक्वल टू रो L/2, और आपका एरिया को क्या कर दिया जा रहा है? डबल कर दिया जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ A। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये 2 नीचे आ गया, तो 1/4 × R हो गया। ऑप्शन नंबर डी में बात करते हैं। दी ओरिजिनल वायर यानी ओरिजिनल वायर ही रहने दिया जाएगा, तो R इक्वल टू रो L/A। ठीक है, यानी R। ठीक है, सिंपली क्या हो जाएगा आपका? आर के बराबर हो जाएगा। तो इनमें से सबसे कम एरिया किसका दिख रहा है? तो कम एरिया निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि जिसका नीचे वाला क्वांटिटी यानी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका क्या होगा? होल क्वांटिटी छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर का देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 क्या है? ये आपका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 4 का है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी आपका सी नंबर कंडीशन में जो भी आपका लेंथ और एरिया दिया गया है उस कंडीशन में हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वो सबसे क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, इस कंडीशन में कह सकते हैं कि मिनिमम रेसिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम रेसिस्टेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर, फ्यूज वायर को किस वायर में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्यूज वायर को हम लाइव वायर में इंसर्ट करते हैं। किस वायर में? लाइव वायर में इंसर्ट करते हैं। बात है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि दी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज, जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर यानी इंसुलेटर जानते होंगे किन्हें कहते हैं? ये क्या कहता है? यहाँ पे लिख सकते हैं विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। इंसुलेटर उसे कहते हैं जो हमें करंट को फ्लो करने का अलाउ ना करे, यानी क्या करे? करंट के फ्लो करने में बाधा डाले। तो कहा जा रहा है कि रेसिस्टेंस जो होता है इंसुलेटर का वो कैसा होता है? तो यहाँ पे आप याद करके लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज़ वेरी हाई। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर क्या होता है? वेरी हाई, और कह सकते हैं आप वो लगभग इन्फिनिटी को टेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फिनिटली हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका कहने का मतलब होता है, आप इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो करने में रोकता है, और हाई रेसिस्टेंस होगा। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो फ्लो नहीं हो सकता इसका मतलब क्या होगा? कि वो सबसे ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होगा, यानी उसमें क्या होगा? एक हाई रेसिस्टेंस वाला उसमें वो बॉडी कहलाता जाएगा, तभी तो वो आपको करंट को नहीं फ्लो होने देगा। तो समझ सकते हैं सिंपली कि क्या होगा? इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, और कह सकते हैं इन्फाइनेटली हाई रेसिस्टेंस होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें कहा जा रहा है कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, वी को आपको क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। तो द रेसिस्टेंस ऑफ करंट इज डबल, द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट है, द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डबल द करंट विल बिकेम। तो करंट क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस को क्या किया जा रहा है? 2 टाइम्स ऑफ आर कर दिया जा रहा है, तो आपको आई का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपने पढ़ा होगा बाई ओम्स लॉ, क्या होगा? बाई ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो V को कांस्टेंट है, तो V को V रहने देंगे, और I को I लिख देंगे, I डैश, और R को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, तो I डैश इक्वल टू क्या हो गया? जब यहाँ पे V इक्वल टू आई आर होता है, तो I का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या होगा? V/R हो जाएगा। ठीक है, तो I डैश का वैल्यू क्या हो गया? V/2 इंटू आर। ठीक है, तो वो 1/2 हो गया, V/R अलग आ गया। ठीक है, तो आई डैश इक्वल टू क्या हो गया? 1/2, और V/R को हम आई लिख सकते हैं यहाँ से। ये क्या हो गया? हमारा नया करंट जो हमें निकला वो क्या निकला? हाफ ऑफ आई, यानी पहले वाले का हाफ। ठीक है, पहले वाले का हाफ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें कहा जा रहा है कि ए पीस ऑफ वायर इज ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम। एक वायर का पीस है, ठीक है, एक वायर का पीस है जिसका रेसिस्टेंस कितना दिया जा रहा है? आपका 4 ओम दिया जा रहा है। ठीक है, 4 ओम दिया जा रहा है, इसका रेसिस्टेंस कितना है? 4 ओम दिया जा रहा है। इज बेंट थ्रू 180 डिग्री एट इट्स मिड पॉइंट एंड द 2 हाफ आर ट्विस्टेड टुगेदर। ठीक है,
इसको क्या किया जाए, बेंड कर दिया जा रहा है 180 डिग्री पे, यानी एकदम पूरा 180 डिग्री पे इसको ला के मोड़ दिया जा रहा है और क्या कर दिया जा रहा है, इसको ट्विस्टेड कर दिया जा रहा है, घुमा दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि देन द रेसिस्टेंस इज, तब हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक आप इसको नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं डायरेक्टली कि अगर किसी वायर को 180 डिग्री पे मोड़ के ट्विस्टेड कर दिया जा रहा है तो समझ सकते हैं उसको 2 हाफ्स में बांटा जा रहा है, तो वो दोनों हाफ जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये आपके 2 हाफ में कनेक्ट कर दिया जा रहा है, तो ये दोनों जो हाफ हो गए ये आपके क्या हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए, किसी भी बैटरी से आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि जब ट्विस्ट करके क्या कर दिया, मिड पॉइंट से 2 हाफ में ट्विस्ट कर दिया गया तो वो दोनों क्या हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए, क्या हो गया, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। और जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो आपको पता है कि इक्वल लेंथ से बांटा गया है, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा। याद रखिएगा इक्वल लेंथ से अगर बांटा जाएगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 ओम और क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी 2 ओम हो जाएगा। तो अब आपका जो रेसिस्टेंस हो जाएगा यानी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 + 1/2, इस तरह निकालते हैं। तो ये क्या हो गया आपका नीचे, ये आपका 1/r इक्विवेलेंट निकलता है। तो आर इक्विवेलेंट किस तरह से निकलेगा, आर इक्विवेलेंट आपका निकलेगा ऊपर 2 इंटू क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 2 + 2 4, यानी कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1 ओम, क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 1 ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देख सकते हैं एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको समझना था। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में कि अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। V इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, 10 वोल्ट, चार्ज कितना दिया गया है 20,000, ठीक है, 20,000 कूलम ऑफ चार्ज, और रेसिस्टेंस कितना दिया गया है 20 ओम दिया गया है। तो वर्क डन इन 10 सेकेंड, वर्क डन आपको निकालना है, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड, इसमें आपको वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, देखिए तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो वर्क डन होता है, जैसे आपको बताते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू, यानी W/Q, यानी यूनिट चार्ज को मूव कराने में, जो हमें एक प्लेस से अदर प्लेस पे यूनिट चार्ज को मूव कराने में वन प्लेस टू अदर प्लेस पर जो हमें वर्क लगाना पड़ता है वो हमें क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो आप W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा इस फॉर्मूला पे पुट करके भी हम एक लाइन में अपना आंसर को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। तो यहाँ पे हम V का वैल्यू डाल देंगे, V का वैल्यू हमें दिया गया है 10 वोल्ट और Q का वैल्यू दिया गया है 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया 2 इंटू 10⁵, वर्क का यूनिट जूल होता है, तो क्या हो गया 2 इंटू 10⁵ जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, आप इससे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एक और तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, जहाँ पे आप रेसिस्टेंस को और इन सभी चीज़ों का आप यूज कीजिएगा। देखिएगा कैसे, आपको पता है अभी तुरंत हमने कुछ पहले बताया था कि जो पावर इक्वल टू क्या होता है, वो वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और पावर का वैल्यू V इंटू आई होता है, जैसा कि हमने आपको बताया है, और ये क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम हो गया। तो W का वैल्यू क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी, ठीक है, V इंटू आई इंटू टी हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू, आई का वैल्यू क्या हो गया, Q अपॉन टी, और इसका वैल्यू क्या हो गया, सिंपली टी हो गया, टी से टी कट गया, W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू आ गया। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि W इक्वल टू V इंटू क्यू आ गया, और V इंटू क्यू यहाँ से भी सेम है। तो जैसे ही आप पुट कीजिएगा आपका फॉर्मूला, जैसे ही इस V और Q का वैल्यू पुट कीजिएगा आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁵ जूल। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर फिर से बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों कंसेप्ट से लगा के आप आंसर को ला सकते हैं। ये तभी तरीका आपको इतना दिमाग लगा पाइएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, बेसिक क्लियर हो, ठीक है। जो भी हम बता रहे हैं आपको बेसिक से लेते चल रहे हैं, नीचे से लेवल से उठा के ले चल रहे हैं आपको, ताकि क्या होगा, आप खुद से फॉर्मूला जनरेट करके एट ए टाइम आप आंसर को निकाल पाएँ, ठीक है, रटने की ज़्यादा जरूरत ना हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेसिस्टर of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by 4 ohm resistor in 5 seconds will be। कहा जा रहा है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 ohm और 4 ohm का रेसिस्टर्स को क्या कर दिया जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। लीजिए कनेक्ट कर देते हैं, दो सीरीज में कनेक्ट कर दिया जा रहा है, और इसको क्या किया जा रहा है, किसी 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। इसका वैल्यू 6 वोल्ट हो गया, ये 2 ohm का हो गया, और ये क्या हो गया, 4 ohm का हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सीरीज 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जा रहा है, तो द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ohm रेसिस्टर इन 5 सेकेंड। तो जो हीट डिसिपेटेड होगा, यानी हीट कितना डिसिपेट करेगा, निकलेगा 4 ohm रेसिस्टर के द्वारा कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में, T इक्वल टू 5 सेकेंड में, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए
जैसा कि आपको पता है कि हीट डिसिपेट निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हमको पता है कि हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये फार्मूला पे हम अगर इस आंसर को पुट करेंगे तो हमें वैल्यू निकल जाएगा। तो आई का वैल्यू हमें क्या है, पता नहीं है। आई का वैल्यू पता है क्या, हमें पता नहीं है। हमें आर का वैल्यू भी पता नहीं, आर का वैल्यू इक्विवेलेंट पता नहीं है। तो आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 4 ओम हो जाएगा। तो कितना जाएगा आपका 2 + 4 यानी 6 ओम। फिर हमें क्या पता है, आई का वैल्यू निकालना है। आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर होगा। आई इक्वल टू क्या होगा बच्चे, वी अपॉन आर होगा। तो वी का वैल्यू 6 है और आर का वैल्यू में 6 निकला। तो वैल्यू क्या निकल गया, 1 एम्पियर निकल गया। क्या निकल गया, 1 एम्पियर निकल गया। तो हीट डिसिपेट निकालेंगे आई स्क्वायर इंटू आर यानी 1 स्क्वायर इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है हमारा कितना है बच्चे, आर का वैल्यू इस पार्टिकुलर 4 ओम के लिए आर का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 5 सेकेंड है। कितना हो गया, 5 × 20। हीट कितना निकल गया, 20। और 20 क्या निकलेगा, जूल में निकलेगा। क्यों, क्योंकि हीट एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो हीट क्या निकल गया, 20 जूल निकल गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें कहा जा रहा है कि द एग्जाम्पल फॉर नॉन ओमिक रेसिस्टेंस इज। नॉन ओमिक रेसिस्टेंस का आपको एग्जाम्पल देना है कि नॉन ओमिक रेसिस्टेंस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, कॉपर वायर क्या है, ये एक वायर है जो कि क्या है आपका मेटल है। कार्बन क्या है, ये भी आपका पीरियोडिक टेबल में एक धातु है जो कि क्या है आपका, ये भी क्या है आपका कार्बन रेसिस्टेंस, जो क्या देगा, एक रेसिस्टेंस प्रदान करेगा। और ये क्या है आपका ओमिक रेसिस्टेंस है, यानी ओम्स के लॉ को फॉलो करेगा। टंगस्टन वायर भी ओम्स के लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन डायोड क्या है आपका, ये आपका ओमिक रेसिस्टेंस नहीं है। ये क्या होता है आपका, ये ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर, यानी ओम्स लॉ कहने का मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट के साथ साथ आपका, ठीक है। तो क्या होता है, डायोड जो होता है आपका, ये नॉन ओमिक रेसिस्टेंस होता है। क्योंकि ओमिक रेसिस्टेंस जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को फॉलो करता है। और डायोड जो होता है वो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डायोड हो गया वो क्या हो गया आपका, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, रेगुलर वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, आपके रिस्पांस ज़्यादा नहीं आने से वीडियो को धीरे धीरे प्रोवाइड भी करवाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस आएगा बच्चे, तो उतना जल्दी से जल्दी हम वीडियोज़ को और डाल पाएंगे। प्रीवियस बैच में जल्दी से बच्चे ने रिस्पांस दिया था, तो क्या हो गया था, जल्दी से उनका रफ्तार पकड़ लिया था सिलेबस का। ठीक है, तो इस बार भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, ताकि क्या हो, आपका जल्दी से सिलेबस कवर हो सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।